Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. Today we will discuss class 10th economics chapter 3 मुद्रा और साख। बेटा कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी मुद्रा और साख की, और हमने टॉपिक किया था मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के जो एट प्रेजेंट के अंदर जो रूप हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेने देने में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम इसको एक पॉइंट में देखें तो जब करेंसी नहीं थी तो वस्तु थी, वो विनिमय का माध्यम थी। और एट प्रेजेंट में हमारे विनिमय का साधन क्या है? मुद्रा है, पैसे हैं, नगद पैसे हैं, रुपए हैं, ठीक है। करेंसी जिसको बोलते हैं, कागज वाले जो नोट होते हैं उनको, और सिक्के जैसे 5 के, 10 के, 1 रुपये के ये सिक्के होते हैं, इनको हम करेंसी बोलते हैं। और आजकल हम हमारे वस्तु विनिमय का जो स्थान है वो करेंसी ने ले लिया है, मुद्रा ने, पैसों ने ले लिया है। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद क्या आया? सोना आया, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक चला था। अब हम डिस्कस करेंगे करेंसी। करेंसी होती क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है आपके लिए कि करेंसी क्या है, तो आप बताओगे करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। ओके बेटा, वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना है, चांदी है और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है कि उसके कोई सिक्के मिलेंगे, उसके चांदी के या तांबे के या किसी भी धातु से बनेगी, या वो अनाज के रूप में या वो पशुओं के रूप में। तो जो एट प्रेजेंट की मुद्रा है उसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? क्वेश्चन बनता है। इसे विनिमय का माध्यम इसीलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, इसको स्वीकार करती है, इसको बनाती है और इसको देश के अंदर जारी करती है। जैसे हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसकी तरफ से जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। अगर अब आप ये देखो कि आरबीआई ने उस मुद्रा को, उस करेंसी को देश के अंदर जारी कर दिया, तो अब हम मार्केट के अंदर कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाएंगे तो उस करेंसी से, उस नोट से हमें कोई भी व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने लागू की है, आरबीआई के द्वारा यह करेंसी जारी हुई है। इसीलिए कोई भी हमें उस करेंसी से, उस पैसे से, उस रुपए से चीज़ें लेने से, या हम कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी हम किराया वगैरह देते हैं या कोई भी सामान हम खरीदते हैं, उसको देने से मना नहीं कर सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। ओके बेटा, आया आप सबको समझिए। तो चलो अब हम नेक्स्ट
जो है वो स्टार्ट करते हैं बैंकों का निक्षेप, बैंकों में निक्षेप। तो बैंकों में जो निक्षेप होता है वो आप देखो, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं, मतलब उसके रूप में बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं पैसों को। मान लो अब कि सैलरी मिली, सैलरी मिलने के बाद जो पैसे हमें अपने घर के घरेलू खर्च के अंदर हमें करने हैं वो तो हम खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हमें सेविंग करनी है, जो भी हमें बचत करनी है, वो हम कहाँ पे रखेंगे? उन पैसों को हम अपने बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाएंगे, अपना खाता खुलवाएंगे और उसके अंदर उन पैसों को हम डाल देंगे। और जब भी हमें ज़रूरत होगी उन पैसों की, तो हम उनको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी मांग के अनुसार जितनी भी हमें ज़रूरत है, हम बैंक से उन पैसों को निकलवा लेते हैं टाइम टू टाइम, जब भी हमें उस पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको मांग जमा बोला जाएगा। ओके, समझ गए आप? तो आगे देखो आप, अब हम इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। सूद मतलब ब्याज, इंटरेस्ट। ओके, इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इससे धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा के, अपना खाता खुलवा के उसके अंदर रख दिए, उन्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है, और फिर जब भी उनको उस पैसों की ज़रूरत होगी वो बैंक से वो पैसे भी निकाल सकते हैं। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो बेटा यहाँ आपके लिए क्वेश्चन निकल रहा है कि मांग जमा किसे कहा जाता है, तो आप इसकी डेफिनेशन अब इस क्वेश्चन के अंदर लिख देना। ओके बेटा, साथ साथ आप अपने नोट्स तैयार करते रहना। नेक्स्ट देखो, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। आप बार बार सुनते हो कि चेक मिला है या कहीं से चेक मिला है, आपके पापा को चेक मिला है, उनको मान लो वो कहीं भी सर्विस कर रही हैं, वहाँ से उनको चेक मिल जाता है। कई बार सैलरी का भी चेक मिल जाता है, या किसी व्यक्ति से उनको पैसे लेने हैं वो भी चेक के द्वारा देता है। तो अब हम ये देखेंगे कि चेक होता क्या है। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो भाई देखो, चेक देगा कौन? जिसका बैंक में खाता है। चेक जिसको दे रहा है वो उसका नेम उसके ऊपर लिखेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप कि ये यहाँ दिखा गया है, चेक पे कर रहा है वो प्रेम कुमार को। ओके बेटा, फिर उसमें इसने क्या लिखा है, उसने जो भी खाता नंबर है, मान लो मैं ही दे रही हूँ किसी को चेक, तो मुझे जिसको पैसे देने हैं मैं उसका नेम शो करूँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी मेरा अकाउंट नंबर है मैं उसको लिखूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जितनी भी राशि, जितने भी पैसे मुझे उनको देने हैं, जैसे इन्होंने क्या दिखा रखा है 57,000 ओनली, तो ये लिखे जाएंगे। उसके बाद जो भी वैसे पैसे लिखेंगे हम, ये हमने किस में लिख दिए, वैसे रुपये में लिखे हैं। फिर हमने जो है फिर सिग्नेचर करूँगी मैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने यहाँ कर रखे हैं। डेट भी डाली जाएगी जैसे इन्होंने डाल रखी है।
ठीक है। फिर चेक नंबर लिखा जाएगा कि ये इतना है, फिर बैंक द्वारा जो भी कोई कोड वगैरह दिया जाता है वो। तो ऐसे ये चेक की प्रक्रिया चलती है। इस चेक को फिर बैंक के अंदर दे दिया जाता है और फिर उसके अकाउंट में, जिस व्यक्ति के नाम मैंने ये चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ओके बेटा, तो देखो आज हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं चेक वाले को। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। देखो, ना तो हमें बैंक से पैसे निकलवाने पड़े, ना हमें फिर उनको लेके किसी दूसरे व्यक्ति को देने पड़े। हम बिना मुद्रा के, बिना करेंसी के भी हमने पैसों का क्या कर लिया, लेन देन कर लिया। और किससे किया? वो चेक के द्वारा किया। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसीलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी इसे भी मुद्रा समझा जाता है। तो चेक भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। ओके, यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी करेंसी वगैरह है या चेक का भुगतान है या भाई आपका बैंकों में निक्षेप वगैरह, ये सभी प्रक्रियाएं किससे जुड़ी हुई हैं? हमारी बैंकों से जुड़ी हुई हैं। तो बेटा आज हम यही टॉपिक तक फिनिश करेंगे। आगे कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ इसको डिस्कस करेंगे। तो आज और कल जो भी 2 टॉपिक हुए हैं आप उनसे अपने नोट्स तैयार करोगे। 1 मार्क्स के भी लिखोगे आप, 2 के भी लिखोगे, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन इससे बन जाता है 3 का, आप उसको भी करोगे। ओके, अपनी फेयर नोटबुक में अपने नोट्स बनाते रहना। ओके बेटा, थैंक यू।